Hello guys, welcome back to the next video of economics class 12 chapter 2 video number 3 total video number 7। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि इंडिया जब इंडिपेंडेंस के बाद स्टैग्नेंट पोजीशन में थी, उसका ग्रोथ कराना था। ठीक है, तो हमने जो ग्रोथ के लिए प्लानिंग बनाई वो है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में आपको क्या बताया था कि इस टाइप की प्लानिंग में बेसिकली आपको दोनों एरियाज ऑफ एस्पेक्ट कवर होते हैं, यानी कि सोशल एरिया और इकोनॉमिक एरिया, दोनों एरिया को हम कवर करते हैं। हमने प्लानिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, 1950 टू 1990 और 1991 टू टिल डेट। ठीक है, तो ये जो हमने प्लानिंग पढ़ा उस प्लानिंग के कुछ फीचर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, जो 1950 से 1990 तक था उससे कुछ फीचर्स की बात करेंगे, उन फीचर्स को देखेंगे जो उन प्लानिंग में बेसिकली फोकस किया गया, जिनको अडॉप्ट किया गया, जिनके थ्रू हम प्लानिंग को प्रोसीड कर रहे थे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991, यानी कि जो प्लानिंग हमारी 1991 तक चली थी उस प्लानिंग में हम ये देखेंगे कि मेन फीचर्स उसके क्या हैं। तो पहला फीचर है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। नाउ लेट मी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब ऐसे इंटरप्राइजेस जिसमें एक बड़ा हिस्सा या मोर देन 50% की हिस्सेदारी गवर्नमेंट की हो या पूरी की पूरी हिस्सेदारी गवर्नमेंट की हो, ऐसी कंपनीज को हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी हिस्सा ना हो, 0% की हिस्सेदारी गवर्नमेंट की, ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी सेक्टर को हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। जैसे रिलायंस आपका क्या है, रिलायंस आपका एक प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, अभी इंडियन रेलवे क्या है, इंडियन रेलवे पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ठीक, तो इस टाइप से पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का डिफरेंस समझ में आ गया। तो यहाँ पे पहला फीचर क्या था, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, यानी कि बड़ा भरोसा दिखाया गया किस पर, पब्लिक सेक्टर पर, यानी प्राइवेट सेक्टर्स को सेकेंडरी रोल दिया गया और पब्लिक सेक्टर को प्राइमरी रोल दिया गया। ऐसी बात हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि देखो 17 जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 पास हुआ, उसमें 17 इंडस्ट्रीज ऐसी रखी गई जिनमें प्रोडक्शन का काम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनियां पब्लिक सेक्टर कंपनियां ही कर सकती हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी देखिए, जैसे आप रेलवे देखिए, जैसे आप एटॉमिक प्रोडक्शन देख लीजिए, ये सारे के सारे काम आपके सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनियां करती थी। 1991 के बाद से आपने देखा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम प्राइवेट को भी मिल गया, लेकिन 1991 के पहले तक ये काम सिर्फ गवर्नमेंट करती थी, यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनियां करती थी। और सिर्फ 12 ऐसी इंडस्ट्रीज को छोड़ी गई, ध्यान रखिएगा, सिर्फ ऐसी 12 इंडस्ट्रीज थी जिनका प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट करता था, गवर्नमेंट नहीं करती थी। जिसमें आपका होटल आ गया, जिसमें आपका मॉल आ गया, ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, क्लियर। तो मेन भरोसा किस पर दिखाया गया था, पब्लिक सेक्टर कंपनीज पर, न कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज पर। ये था पहला फीचर। दूसरा फीचर है आपका रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का जो हम डेवलप भी करेंगे तो उसको रेगुलेट करेगी गवर्नमेंट। रेगुलेट करने का मतलब कि उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करने का पावर नहीं देगी। ऐसे समझ सकते हैं, एक आपका एक्ट है MRTP एक्ट, ठीक है, मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। अंडर दिस एक्ट कोई भी कंपनी अपना एक्सपेंशन नहीं कर सकती है। और एक एक्ट था 1948 में बना था, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ इंडस्ट्री, उसके तहत ये कहा गया था कि बिना लाइसेंस के कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री डेवलप नहीं की जा सकती है। यानी कि मेन बात हमें समझना था कि प्राइवेट कंपनीज को रेगुलेट करेगी गवर्नमेंट, यानी कि बहुत ज्यादा उनको फ्रीडम नहीं होगा कि अपने हिसाब से प्रोडक्शन एक्टिविटीज को प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट बात होगी प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। यानी कि देखो, एक हाथ पर गवर्नमेंट जहां स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अच्छा तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डिफिनेशन समय समय के हिसाब से बदलता रहता है। उन दिनों में हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो 25 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करके खोल सकती थी, 5 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करके खोलती थी, उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और 1 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट जो खोलती थी इंडस्ट्रीज, उनको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते थे। क्लियर। अब देखो, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट क्या करती थी, रेगुलेट करती थी।
और वही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करती थी। मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहती थी, बहुत ज्यादा उसको फ्रीडम नहीं देना चाहती थी, और वही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करती थी, उसको बचाती थी कि ये बचा रहे। इसका कारण तो कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है, ध्यान समझना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आसान होती है, ठीक है, 5 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है, कहीं भी लगाया जा सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलता है। वहीं लार्ज स्केल इंडस्ट्री बड़ी होती है, एम्प्लॉयमेंट कम होता है, कैपिटल ज्यादा लगता है, तो इसको ओपन करना कठिन है। और ये मशीन से, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ज्यादातर काम मशीन से होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ज्यादा काम हाथ से होगा, ठीक है। मैंने बताया था आपका दोनों ये कवर करना। सोशलिस्टिक पैटर्न है देश का, तो सोशलिस्टिक पैटर्न के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते थे, और वहीं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को MRTP एक्ट जैसे तमाम एक्ट से कंट्रोल करते थे कि वो बहुत ज्यादा उनको फ्रीडम ना मिलने पाए, वो एक्सप्लॉइट ना करे मार्केट को, ठीक। ऐसे देखो, कुछ एरियाज को रिजर्व रखा गया, सर्टेन एरियाज वर रिजर्व अंडर विच ओनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन वर्क, ठीक है। कुछ एरिया ऐसे थे जिसमें सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर्क कर सकती हैं। मतलब कोई बहुत बड़ी कंपनी अगर चाहती कि ये काम कर ले, जो रिजर्व रखा गया था उसको नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं मोमबत्ती बनाने का काम बहुत बड़ी कंपनी करनी चाहती है तो उसको नहीं करने दिया जाता, तो उसको रिजर्व रखा गया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर ही ये काम होगा। बस उनमें तमाम बोर्ड बनाए गए ताकि इनको क्या नाम है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे एक बोर्ड का नाम है हैंडलूम बोर्ड एंड सिल्क बोर्ड। इनका काम क्या था कि हैंडलूम इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना और सिल्क इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाना और इसके अगेंस्ट जो चीजें होंगी उनको रिमूव करना, उन बैरियर्स को रिमूव करना। तो गवर्नमेंट का सेकंड फीचर इस प्लानिंग के तहत क्या था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जहां पे एक तरफ से प्रमोट करना, उसको प्रोटेक्ट करना, वहीं दूसरे हाथ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करना, उनके पावर्स को कम करना, या उनके द्वारा किसी भी छोटे कंपनीज का, छोटी इंडस्ट्रीज का एक्सप्लॉयटेशन ना किया जा सके, उस पर रोक लगाना। क्लियर। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। अच्छा देखो, दूसरी बात, अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात कर लो। जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनमें अगर उनको डेवलप करें तो उसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। मतलब समझिए, अगर हम एनर्जी जनरेशन का काम करते हैं, दैट इज हैवी इंडस्ट्री, तो वो अपने आप में तो एक इंडस्ट्री है, लेकिन इसके अलावा वो ऐसी इंडस्ट्री है जो अपने साथ अन्य इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कार मैन्युफैक्चरिंग भी करना है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक। आप स्टील का प्लांट लगा रहे हैं, आप आयरन का प्लांट लगा रहे हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज का अपना सिग्निफिकेंस है, ये खुद में अपने आप में इंडस्ट्रीज है। साथ साथ ये जब डेवलप होंगी तो इनके साथ कई अलग अलग और भी एजेंसीज और भी इंडस्ट्रीज डेवलप हो सकती हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं यूनिवर्सल इंटरमीडिएरीज। किसको? टेलीकॉम को। टेलीकॉम बता दिया आपको आज की डेट में कौन सा ऐसा बिजनेस जिसमें टेलीकॉम का काम नहीं पड़ता है, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा ऐसा बिजनेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं पड़ता है। ट्रांसपोर्ट, मैक्सिमम बिजनेस में ट्रांसपोर्ट का काम पड़ता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम हैवी इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, जिनका अपना एक, सॉरी हैवी ना करके यूनिवर्सल इंटरमीडिएरीज कह सकते हैं, ठीक है। तो इनको डेवलप कराने के पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था कि जब ये डेवलप हो जाएंगे तो इनके आसपास की इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिक डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो इनका एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस था। नेक्स्ट आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, ठीक। देखो, हमें ये भी देखना था कि हमारे यहाँ के लोकल बिजनेसमैन बाहरी कंपटीशन से बर्बाद ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को विदेश से आने दें तो वो क्या करेंगे, हमारे यहाँ के लोकल बिजनेसमैन को बर्बाद कर सकती थी। तो गवर्नमेंट ने यही बात सोचा, तो उन्होंने क्या किया, इम्पोर्ट्स पर हैवी ड्यूटी लगा दिया ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सामान विदेश से ना मंगा पाए, ठीक। इम्पोर्ट्स पर हाई ड्यूटी होने की वजह से जब हम कोई चीज मंगाते विदेश से तो महंगा हो जाता, और जब महंगा हो जाता तो लोग यहाँ पे खरीदते नहीं, ठीक। दूसरी बात, इम्पोर्ट्स में आप बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में नहीं मंगा सकते थे, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस था, ठीक है। उस टाइम जो पॉलिसी थी उसको बोला जाता है लाइसेंसिंग कोटा पॉलिसी। तो कोटा लगा दिया गया था कि इससे ज्यादा आप नहीं मंगा सकते हैं, ये कोटा फिक्स हो गया था कि अगर इससे ज्यादा इम्पोर्ट होगा तो आपका इम्पोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा या उस पर ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी। तो इस टाइप से कंट्रोल करती थी गवर्नमेंट की फॉरेन कंपटीशन इंडिया के अंदर ना आने पाए, ठीक। फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेविंग बढ़ाओ और इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, ये चीज फोकस करती थी गवर्नमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक्चुअली होता क्या, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट, जितना सेविंग बढ़ेगा उतना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो इकोनॉमी बैलेंस हालत में रहती है।
तो सेविंग बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी, बैंक्स में अच्छे इंटरेस्ट रेट ऑफर करने लगी। ये लोग जो घर पे पैसा रखे हुए हैं, जो घरों में अपने दबा के पैसा रखे हैं, उस पैसे को लाएंगे बैंक में रखें। बैंक में रखने से कम बैंक का कैपिटल बढ़ेगा, बैंक का कैपिटल बढ़ेगा तो बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोन होगा तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट देश में आएगा। और इन्वेस्टमेंट में भी गवर्नमेंट ने अच्छा खासा सब्सिडी दिया कि आप 1 करोड़ ले जाइए और गवर्नमेंट को 95 लाख की वापस करिए, 90 लाख की वापस करिए, लेकिन आप काम करिए, कम से कम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए क्या किया, एक तरफ सब्सिडी दे दिया, और सेविंग बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तरफ आपका इंटरेस्ट हाई कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक में आ सके। नेक्स्ट समझते हैं, फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन नाम से पता चल रहा है कि उन गुड्स का प्रोडक्शन करने पे ज्यादा फोकस किया गया जिनका हम इम्पोर्ट करते थे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि कंट्री सेल्फ रिलायंट हो जाएगी। मतलब मान लीजिए कल तक अगर हम वीट यूएसए से ले रहे हैं और हमारा फोकस इस बात पर कि नहीं हम वीट प्रोडक्शन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हम यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह जाएंगे, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे, दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। वो हमें अपने पॉलिटिकल एजेंडा के तहत ब्लैकमेल नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि चाइना ने 1965 में यूएसए ने 1965 में इंडिया को ब्लैकमेल करके पाकिस्तान को रिलायंस दिलाया था। तो ये सब नहीं होने पाएगा अगर हम सेल्फ रिलायंट रहेंगे। दूसरा, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का दूसरा फायदा है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब आप इतना समझिए कि जो विदेशी करेंसी होती है उसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो अगर हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो अगर हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, इम्पोर्ट के बजाय मान लीजिए हम पिछले साल 10 करोड़ का इम्पोर्ट करते थे, तो हमें 10 करोड़ फॉरेन करेंसी देनी पड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल हम यूएसए से मंगाते थे, हमको 10 करोड़ का डॉलर यूएसए को दे देना पड़ता था। बट अगर हम इम्पोर्ट बचा नहीं करना, हम अपना इम्पोर्ट कम करिए और उन चीजों को प्रोडक्शन खुद करने लगे, तो हमारा वो 10 करोड़ का बचेगा कि नहीं बचेगा। तो दूसरा इसका फायदा क्या होता है कि सेविंग फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। देखो, फॉरेन कैपिटल का मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा दिया गया। उन दिनों एक लॉ मतलब एक रेगुलेशन एक्ट था सेबी का, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यानी कि विदेशी मुद्रा जब भारत में आएगी तो उसको रेगुलेट किया जाए, यानी कि विदेशी इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा दिया गया कि ज्यादातर मात्रा में विदेशी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। बल्कि उन दिनों तो ये प्रचलन था कि विदेशों से लोन ले लो वो ज्यादा ठीक है, उसको हाई प्रायोरिटी दी जाती थी इन कंपेरिजन टू कि इन्वेस्टमेंट हो। जैसे आज उल्टा हो गया, आज विदेशों से लोन लेना उतना प्रेफरेंस में नहीं रखा जाता, आज एफडीआई को बढ़ावा दिया जाता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मंगाया जाता है विदेशों से। ये वॉलमार्ट आप देख रहे हैं, मैकडोनल्ड देख रहे हैं, सब विदेशी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। फोर्ड अभी आपका हाल ही में किया आ गई, ठीक है, एमजी हेक्टर आ गया, मॉरिस गैरेजेस है जो भी नई कंपनी, ये सब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। उन दिनों क्या था, 1990 तक इन्वेस्टमेंट पर फोकस नहीं किया जाता था। वहां तक ये माना जाता था कि ये कंपनी अगर आएंगी तो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बर्बाद कर देंगे। ठीक है, ये भी सोचना सही था गवर्नमेंट का, बहुत बुरा नहीं था। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर बर्बाद कर देंगे, इसलिए वो लोग लोन लेने पे ज्यादा फोकस करते थे, यानी कि फॉरेन कैपिटल लाना नहीं समझते थे, उनके लिए लोन लेना ज्यादा आसान था। तो यानी कि हाई प्रायोरिटीज वर गिवन टू दी लोन देन एफडीआई। और लास्ट सेंट्रलाइज प्लानिंग, यानी कि जो प्लानिंग थी सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, ये प्लानिंग में कोई ऐसा नहीं होगा कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ और एजेंडा लेके चल रहा और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और एजेंडा लेके चल रहा। ये प्लानिंग सेंट्रलाइज है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया लॉन्च की जाएगी। तो ऑल ओवर इंडिया जब लॉन्च की जाएगी तो उसका हर स्टेट में इम्प्लीकेशन सेम होगा। ये नहीं कि यूपी में कुछ अलग इम्प्लीकेशन हो और बिहार में कुछ अलग इम्प्लीकेशन हो, यानी कि सब पर सारे देशों में एक पूरी सेंट्रलाइज व्यवस्था बनाकर डेवलपमेंट किया जा रहा था, ताकि कोई पर्टिकुलर रीजन ना डेवलप हो, पूरा का पूरा देश डेवलप हो। ठीक है, तो पहले इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि 5 ईयर प्लान्स, फिर हमने पढ़ा कि प्लानिंग की जरूरत थी क्योंकि स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। फिर हमने पढ़ा कि 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, इंडिया उसमें मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग अपनाता है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में क्या होता है, सोशल एरिया और इकोनॉमिक एरिया दोनों कवर किए जाते हैं। तो जो हमारे यहाँ प्लानिंग बना वो 5 ईयर में डिवाइड कर दिया गया रशिया के हैराटोमा मॉडल पर। ठीक है, और 5 ईयर में आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स में आपने पढ़ा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंट, ठीक है, इन सब चीजों पर फोकस किया गया, इक्विटी, इन सब चीजों पर फोकस किया गया। तो वही चीजें हमें फीचर्स में दिख रही है, तो हम यहाँ फीचर्स पढ़ रहे हैं। अब अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फीचर्स जो आपका प्लानिंग किया गया कि कितना सक्सेसफुल रहा।
ठीक है। और उसके बाद वाले वीडियो में या उसी वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि वो जो ये प्लानिंग था उसके कितना फेलियर थे। ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करिए।